हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास से हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आज इंट्रो देखेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है। पहले आप ये देखोगे कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन, और आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। तो जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेंसिक साइंस के बच्चे नहीं पढ़ते। ओवरऑल साइंसेस जो भी कोर्सेज होते हैं, ग्रेजुएशन कोर्सेज होते हैं, इन सब में आप ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हो। अच्छा, फॉरेंसिक साइंस में क्यों इन्वॉल्व है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी? तो फॉरेंसिक साइंस ऐसी साइंस है जो सारी साइंसेस की, जितनी भी साइंसेस हम पढ़ते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायो हो, ह्यूमन एनाटॉमी हो, सारी चीज़ें, अब उनकी एप्लीकेशन और सारी चीज़ों को हम लॉ इन्फोर्समेंट में लगाते हैं। तो ह्यूमन एनाटॉमी से आपको ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस, उन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में भी हेल्पफुल रहेगा। तो ग्रेजुएशन के बच्चे, फॉरेंसिक साइंस के ग्रेजुएशन के बच्चे एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते ही पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट होता ही है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का। इसके अलावा और भी स्टूडेंट्स हैं, और भी बच्चे हैं जो इन जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी की का चैप्टर उनमें होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। जब मैं फार्मेसी करती थी, जब मैं फार्मा में थी, तो भी हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ी थी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे साइंसेस हैं जिनमें आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़नी होती है। तो आज की क्लास में हम ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन फिजियोलॉजी की क्लासेस, इन जनरल एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, एंड देन फिर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। ठीक है, तो ये है हमारे चैनल का नाम, और इसी नाम से हमारी ऑफिशियल ऐप भी है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जो लेक्चर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास में, उसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ऐप उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो फॉरेंसिक साइंस के बच्चे हैं और फॉरेंसिक साइंस में यूजीसी नेट देना चाहते हैं। तो ऐप में आपको यूजीसी नेट के लिए टेस्ट सीरीज, कोर्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स, सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, कि एग्जैक्टली एनाटॉमी है क्या और फिजियोलॉजी है क्या। एनाटॉमी और कुछ भी नहीं है, ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है। ये ब्रांच ऑफ साइंस है, और वो साइंस का ब्रांच है जो कि कंसर्न है आपके बॉडीली स्ट्रक्चर्स पे। किसकी स्ट्रक्चर पे? आपके बॉडीली स्ट्रक्चर्स, आपके बॉडी स्ट्रक्चर पे। ठीक है, आपके बॉडी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, कंसर्न है। ह्यूमन के बॉडी स्ट्रक्चर से कंसर्न है, एनिमल्स के भी बॉडी स्ट्रक्चर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग लोग हैं, जितने भी लिविंग एनिमल ह्यूमंस हैं, उनके बॉडीली ऑर्गन्स, बॉडी स्ट्रक्चर से कंसर्न ब्रांच है साइंस की, स्पेशली एज रिवील्ड बाय डाइसेक्शन एंड द सेपरेशन ऑफ पार्ट। तो डाइसेक्शन से रिलेटेड है, और डिफरेंट बॉडी पार्ट के सेपरेशन और उनके साइंस और उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। ठीक है, एनाटॉमी वो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें आप बॉडीली ह्यूमन स्ट्रक्चर, एनिमल स्ट्रक्चर, या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता है कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट होता है, तो वो कैसा दिखता है हमें पता है। 4 पार्ट्स होते हैं उसके, कैसे वर्क करता है, मीन वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, 4 चेम्बर्स हैं, ये उसकी एनाटॉमी हो गई। फिजियोलॉजी क्या होती है कि वो कैसे वर्क करता है, जो उसका नेचर है, लाइक उसका फंक्शन क्या है, कि ब्लड पंपिंग का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हार्ट की एनाटॉमी देखोगे तो आप हार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे कि ठीक है, 4 चेम्बर होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, ये एनाटॉमी से रिलेटेड हो गया। जब आप देखोगे कि हार्ट का काम क्या है, तो हार्ट का काम है पंपिंग ऑफ ब्लड। तो हार्ट का काम है ब्लड पंप करना पूरी बॉडी में। तो ये उसकी फिजियोलॉजी हो गई। एनाटॉमी वो जो कि स्ट्रक्चर से कंसर्न है, बॉडीली स्ट्रक्चर्स, एनिमल के बॉडीली स्ट्रक्चर से कंसर्न है। फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी ग्रीक वर्ड से आता है, जिसका मीनिंग होता है नेचर ऑफ ओरिजिन। क्या मीनिंग होता है इसका? मीनिंग होता है नेचर ऑफ ओरिजिन, या उसकी स्टडी करना।
ठीक है। फिजिक्स का मतलब होता है फिजियोलॉजी, दो टर्म से यहाँ पे आप ये लॉजिया और लॉजी यहाँ से ब्रेक कर सकते हो इस टर्म को। फर्स्ट टर्म हो गया फिजिक्स, जिसका मीनिंग होता है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है नेचर और ओरिजिन, या लॉजिया या लोगोस जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ, तो उसके नेचर की स्टडी करना, या फिर ऐसी साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर आप फंक्शंस और मैकेनिज्म की बात करते हो, या फंक्शन और मैकेनिज्म चीज़ें देखते हो, फंक्शन क्या है, मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें आप देखते हो। ठीक है, तो ये हो गई एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, दोनों टर्म क्लियर है। और हम ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी देख रहे हैं, तो ह्यूमन एनाटॉमी में स्ट्रक्चर देखेंगे और उन स्ट्रक्चर्स की फंक्शनिंग देखेंगे। बट आज के लेक्चर में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। क्या पढ़ रहे हो आज के लेक्चर में? आप आज के लेक्चर में पढ़ रहे हो ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी पढ़ रहे हो आप। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी हम देखेंगे कि कैसे एनाटॉमी की स्टडी करना लोगों ने शुरू किया, कैसे शुरुआत हुई। कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी, कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें लोगों को लगा होगा, ह्यूमंस को लगा होगा कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, क्या है इसके अंदर, कैसा सिस्टम है, ये सब जानने की जब इच्छाएं हुई होंगी तो इन्वेंशंस हुए। इसीलिए हमारे पास एक पर्टिकुलर हिस्ट्री रह के आती है, इसलिए हमने पढ़ना है हिस्ट्री क्या है एनाटॉमी की, एनाटॉमी से कंसर्न लोग कौन कौन थे। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी में आप क्या पढ़ोगे? ये स्टडी है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, so that we can classify human anatomy, history of human anatomy into various period of time, या फिर 3 टाइम पीरियड में आप इसे डिवाइड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? 3 टाइम पीरियड पे आप इसे डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट है एंशिएंट एनाटॉमी, दूसरी है मिडीवियल या फिर अर्ली मॉडर्न एनाटॉमी, थर्ड होती है मॉडर्न एनाटॉमी जो अभी के टाइम पे चल रही है। ठीक है, तो 3 सेक्शन में हमने डिवाइड कर लिया। पहला कर लिया एंशिएंट एनाटॉमी, दूसरा कर लिया मिडीवियल और अर्ली मॉडर्न एनाटॉमी, और तीसरा कर लिया मॉडर्न एनाटॉमी। ठीक है, तो ये 3 सेक्शंस हैं, 3 पीरियड ऑफ टाइम है, और इन पीरियड ऑफ टाइम्स में क्या क्या डेवलपमेंट हुई, या फिर क्या मेन स्ट्रक्चर्स, या फिर क्या मेन स्ट्रक्चर्स नहीं कहना चाहिए, क्या मेन डेवलपमेंट हुई एनाटॉमी के फील्ड में, ये हमने देखना है। ठीक है, तो एंशिएंट एनाटॉमी की अगर हम बात करें, एंशिएंट एनाटॉमी सबसे पहले शुरुआती दिनों में जो रहा होगा एंशिएंट एनाटॉमी हम कहते हैं। द हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी स्टार्ट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ह्यूमन एनाटॉमी का जो हिस्ट्री है वो कब से शुरू होता है? जब से ह्यूमन सिविलाइज्ड हो गए थे, ह्यूमन सिविलाइजेशन से शुरू हो गया था। दैट टाइम द अर्ली आइडिया ऑफ अरेबियन ह्यूमंस बिगिंस in that when we healed certain vital parts of the animal, they died soon. तो ये शुरुआत से ही शुरू हो गया था, ह्यूमन सिविलाइजेशन से ही शुरू हो गया था हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी। तो जो अरेबियन ह्यूमंस थे उन्होंने क्या नोटिस किया कि अगर आप कोई वाइटल पार्ट एनिमल का हील करते हो, या ऐसा कुछ करते हो, या फिर उसके वाइटल पार्ट से कुछ छेड़छाड़ करते हो, तो वो जल्दी मर जाते हैं। ये उन्होंने नोटिस किया। दे अप्लाइड दिस नॉलेज इन इंटर ट्राइबल वॉर, और उन्होंने ये चीज़ अप्लाई करी इंटर ट्राइबल वॉर में। तो आप इसे आर्ट ऑफ किलिंग, नॉट द साइंस ऑफ हीलिंग। तो ये क्या था? ये था आर्ट ऑफ किलिंग। लोगों ने दूसरों को मारना शुरू किया, क्योंकि ये वॉर्स में शुरू हो गया था कि आप किसी बॉडी पार्ट के साथ कुछ बदलाव करते हो, या फिर उसकी हीलिंग प्रोसेस के लिए भी आप कुछ करते हो, तो वो एनिमल जल्दी मर रहा है तो ह्यूमंस भी मरेंगे। तो ये एक एनाटॉमी का ही था, जब लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि हाँ, ऐसे ऐसे सिचुएशन में लोग जल्दी मर जाते हैं, या ऐसे ऐसे सिचुएशन में एनिमल्स भी जल्दी मर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? 2700 से 2600 BC के टाइम पीरियड में सबसे पहली बुक पब्लिश हुई अर्ली ह्यूमन एनाटॉमी पे, जिसका नाम था नीशिंग, जो कि चाइना में पब्लिश हुई। तो सबसे पहली बुक पब्लिश करी चाइना के लोगों ने ह्यूमन एनाटॉमी पे, जिसका नाम था नीशिंग। ठीक है, आप इसे जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है, उसका नाम था नीशिंग। इसके बाद इजिप्टियंस आते हैं। जो इजिप्ट के लोग थे उन्होंने भी एनाटॉमी के या फिर ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस, और उन्होंने डिफरेंट क्या कह सकते हैं, उनके वो रिचुअल्स ही थे, उनके जो भी होली रिचुअल्स थे
उनमें ह्यूमन एनाटॉमी का इन्वॉल्वमेंट था। वो कैसे? क्योंकि उन्होंने साइंस ऑफ ममीफिकेशन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? ममीफिकेशन का साइंस शुरू किया था। ममीज का जो ट्रेंड है वो इजिप्ट से ही शुरू हुआ था। तो ये जो ममीफिकेशन करते थे वो क्या करते थे? आफ्टर डेथ बॉडी को ओपन करके सारे वाइटल पार्ट्स निकाल लेते थे, जैसे कि हार्ट, लंग्स, किडनीज, ये सारे के सारे वाइटल पार्ट्स बॉडी के अंदर से निकाल के उनको जार्स में पैक कर देते थे। ठीक है, और उसके बाद जो बॉडी बच गई उसको सॉ-डस्ट से फिल करते थे। ठीक है, जो जो बॉडी का स्ट्रक्चर बच गया तो उन्होंने क्या किया? डाइसेक्शन करा, सारे वाइटल ऑर्गन्स निकाले, जार में उसे सेव करा, प्रिजर्व किया, और जो बॉडी बच गई, जो खाली खोखली बॉडी बच गई, उसने सॉ-डस्ट फिल कर दिया। ठीक है, ये बहुत सॉ-डस्ट क्या होता है? स्मॉल पाउडर होता है वुड का, तो वो फिल कर देते थे और लिनन के क्लोथ से उसे बिल्कुल पैक कर देते थे। They are known as the this thing is known as the earliest record of human structure by dissection। तो यहाँ से सबसे पहला डाइसेक्शन शुरू हुआ ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, काटना पीटना ह्यूमन बॉडी को यहीं से ही शुरू हुआ। तो ये आफ्टर डेथ करते थे, ये उनका एक रिचुअल होता था जो ममीफिकेशन करते थे बॉडी की, ताकि वो उसको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सके। अब उनका जो भी रिचुअल होता था, पूजा पाठ, वो वही डिटेल से समझेंगे। बट अगर हम एनाटॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये शुरुआत इजिप्ट में हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? इंडिया की बात करें तो 1000 BC में जो सुश्रुता थे, उन्होंने क्या किया? वो फादर ऑफ इंडियन सर्जरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, क्योंकि इन्होंने सर्जरीज शुरू करी थी। इन्होंने सर्जरी शुरू करी थी और ये इंडिया से बिलोंग करते थे, इसलिए हम इन्हें कंसीडर करते हैं फादर ऑफ इंडियन सर्जरी, सुश्रुता। ठीक है, उन्होंने क्या? पर्पसफुल सर्जरी की प्रैक्टिस शुरू करी, और उनकी जो फर्स्ट सर्जरी थी वो थी इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। क्या? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की पहली सर्जरी उन्होंने करी थी। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ही सबसे पहले एसेप्टिक प्रिकॉशंस सर्जरी के पहले जो फॉलो करने चाहिए वो भी दिए थे। तो जो एसेप्टिक प्रिकॉशंस करने चाहिए, जिससे कोई इन्फेक्शन ना हो, जिससे कि उस पर्सन की डेथ जल्दी ना हो, ये सारे प्रैक्टिसेस भी इंडिया में सुश्रुता ने दिए थे, सुश्रुता जी ने दिए थे। ठीक है, फिर आते हैं हिपोक्रेट्स। वो टाइम पीरियड है ना 460 to 377 BC। ही वॉज फादर ऑफ मेडिसिन, और वो क्या थे? वो फादर ऑफ मेडिसिन थे, फादर ऑफ मेडिसिन कहलाते हैं। ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ एनाटॉमी, और वो फाउंडर ऑफ एनाटॉमी भी कहलाते हैं। एज ही गेव द गाइडलाइंस फॉर डाइसेक्शन। क्यों कहलाते हैं फाउंडर ऑफ एनाटॉमी? सॉरी, मैंने फादर कह दिया। वो क्यों कहलाते हैं फाउंडर ऑफ एनाटॉमी? क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस दी थी बॉडी डाइसेक्शन की। ठीक है, और वो डाइसेक्शन किससे करते थे? यूज ऑफ अ स्कैपल। स्कैपल एक इंस्ट्रूमेंट होता था जिसकी हेल्प से डाइसेक्शन करते थे। डाइसेक्टेड डेड बॉडीज फ्रॉम बैटलफील्ड, और कौन सी बॉडी को डाइसेक्ट करते थे? तो बैटलफील्ड से जो डेड बॉडीज आती थी उनको डाइसेक्ट करके अपना एग्जामिनेशन और अपना कलेक्शन ऑफ क्या नॉलेज ऑफ कलेक्शन ऑफ नॉलेज करते थे। ठीक है, जो डेड बॉडीज बैटलफील्ड से आई हैं, तो नॉलेज कलेक्शन उनकी वहीं से ही होती थी, जो डेड बॉडीज को वो डाइसेक्ट करते थे। ठीक है, तो ये थे फाउंडर ऑफ एनाटॉमी। इन्होंने गाइडलाइंस दी थी कि कैसे डाइसेक्शन करना चाहिए, वो सारी गाइडलाइंस इन्होंने दी थी। नेक्स्ट, अब सेकेंड टाइम पीरियड पे आ जाओ। ये तो एंशिएंट हो गया, एंशिएंट एनाटॉमी की कैसे शुरुआत हुई, कैसे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया। अब हम बात करेंगे मिडीवियल या अर्ली मॉडर्न एनाटॉमी। तो मॉडर्न एनाटॉमी के पहले का जो टाइम था, मॉडर्न एनाटॉमी के पहले का टाइम, जिसे हम मिडीवियल एनाटॉमी भी या फिर मिडीवियल पीरियड ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, तो जो एरिस्टोटल थे 384 to 332 BC के टाइम लाइन पे इन्होंने काम किया था, और इन्होंने टर्म लिया था एनाटॉमी। जो हम ये वर्ड बार बार एनाटॉमी एनाटॉमी कर रहे हैं, ये टर्म किन्होंने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। ये टर्म इन्होंने ही दिया था। एंड ही रोट द फर्स्ट एवर अकाउंट ऑन एम्ब्रियोलॉजी एंड एनालाइज्ड वेरियस वेन्स। और उन्होंने सबसे पहला सबसे पहले ध्यान दिया था एम्ब्रियोलॉजी पे। उन्होंने सबसे पहले अकाउंट किया एम्ब्रियोलॉजी को, और उन्होंने डिफरेंट वेन्स को एनालाइज किया, डिफरेंट आर्टरीज को एनालाइज किया, एंड नेम्ड देम। और उनका नामकरण भी किया, उनका नॉमेनक्लेचर भी इन्होंने ही किया।
He believed that heart as the center of intelligence and emotion. तो इन्होंने क्या कहा कि जो हार्ट है वो सेंटर है आपके इंटेलिजेंस का और इमोशंस का, ठीक है। बट इन रियलिटी जो इंटेलिजेंस और इमोशंस सारे के सारे ब्रेन से रिलेटेड है, ठीक है। बट उस टाइम में, उस पहले के ज़माने में, अगर हम कहें पहले के ज़माने में, यही उन्होंने कहा था कि जो हार्ट है आपका ऑर्गन, वही सेंटर होता है सारी की सारी इंटेलिजेंस और इमोशंस का, ठीक है। फिर हेरोफिलिस आई। हेरोफिलिस का जो टाइम लाइन था वो था 330 टू 325 BC का। 300 टू, मैंने 330 बोल दिया गलती से, 300 टू 325 BC का। और इन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। क्या कहते हैं? फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। ये फाउंडर ऑफ एनाटॉमी थे हिपोक्रेट्स, और ये जो हेरोफिलस है वो थे फादर ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी। वो ह्यूमन एनाटॉमी के फादर कहलाते हैं। ही डाइसेक्टेड द क्रिमिनल्स, और क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल्स को डाइसेक्ट किया, विच आर एक्चुअली नोन एज विविसेक्शन, एज एरिस्टोटल एंड हेरोफिलस हैड स्पेशल परमिशन फ्रॉम द टोलोमिक डायनेस्टी। तो जो हेरोफिलिस थे उन्होंने बहुत सारे क्रिमिनल्स को डाइसेक्ट किया, और ये सारा डाइसेक्शन एक्चुअली उस टाइम विविसेक्शन के नाम से जाना जाता था। जो एरिस्टोटल और हेरोफिलिस थे उनको स्पेशल परमिशन मिली थी टोलोमिक डायनेस्टी से कि वो ये सारे डाइसेक्शन कर सकते थे। They dissected the living criminals and defined the part of the brain. और उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिविंग क्रिमिनल्स को डाइसेक्ट किया, जिंदा लोगों को डाइसेक्ट किया, जो क्रिमिनल थे उनको डाइसेक्ट किया और डिफाइन करा डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उनके डिफरेंट पार्ट को डिफाइन किया और खुद भी समझा, लोगों को भी समझाया। He said that brain is the seat of intelligence. फिर उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में कि जो इंटेलिजेंस का सीट है या जो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है वो है ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस है वो ह्यूमन ब्रेन है। नेक्स्ट फिर आते हैं गेलन ऑफ प्रेगमम, Galen of Pergamum. He was the most prominent anatomist of this period. तो इसके बाद जो का पीरियड था, इसके बाद का जो पीरियड था 15th सेंचुरी से पहले का जो पीरियड था वो टाइम कहलाता है गैलेनिक एज, बिकॉज ऑफ गेलन। तो इन्होंने क्या, ये बहुत ही प्रोमिनेंट एनाटॉमिस्ट थे अपने टाइम के। ही इज नोन एज प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, और इन्हें कहते थे लोग प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, ठीक है, क्योंकि इतनी उनकी वहाँ पे इतना उनका चलता था, या फिर इतने प्रोमिनेंट पर्सन थे वो इन द फील्ड ऑफ एनाटॉमी, इसलिए उन्हें कहते थे प्रिंस ऑफ फिजिशियंस, बिकॉज ही वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट। तो ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजिस्ट थे। He dissected the monkeys and other animals. तो इन्होंने किनको डाइसेक्ट किया? मंकीज को डाइसेक्ट किया और अदर एनिमल्स को डाइसेक्ट किया, ताकि वो उनके बॉडी एनाटॉमी को रिलेट कर सके ह्यूमन एनाटॉमी से। ये भी एक बहुत एक माइलस्टोन सा ही समझो कि मंकीज और अदर एनिमल्स को डाइसेक्ट करके को रिलेट करने की कोशिश करी कि ह्यूमन एनाटॉमी से इनकी एनाटॉमी कितनी डिफरेंट है। He also stated that importance of spinal cord and nervous system, और उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताया, नर्वस सिस्टम की इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताया। और ये जो सारा का सारा टाइम है ये गैलेनिक एज कहलाता है, ठीक है। फिर आ जाओ 15th सेंचुरी, So in 13th and 14th century all dissection was prohibited. तो जो 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी थी, क्या हो गया तब कि सारे के सारे डाइसेक्शन तब प्रोहिबिट कर दिए गए कि अब डाइसेक्शन नहीं करना है डाइसेक्ट। और किन्होंने इसको प्रोहिबिट किया था? जो पोप बेनिफेस थे उन्होंने सारा का सारा डाइसेक्शन प्रोहिबिट कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब डाइसेक्शंस नहीं होंगे। And then Leonardo da Vinci was the greatest genius of all times. He was known as originator of cross-sectional anatomy. और आपने इनका नाम सुना होगा, लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने क्या किया? ये बहुत बड़े जीनियस थे, हम सबको पता है। और इन्हें क्या कह के लोग बुलाते थे या फिर क्या कह के जानते हैं?
ही वॉज द ओरिजिनेटर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी। क्रॉस सेक्शनल एनाटॉमी के ये ओरिजिनेटर थे, इन्होंने ही शुरुआत करी। ही गेव एनाटॉमी ड्राइंग, उन्होंने क्या दी, उन्होंने ड्राइंग करी एनाटॉमी, ह्यूमन एनाटॉमी की ड्राइंग करी, एंड दैट वर फाउंडेड आफ्टर 160 years ऑफ हिज डेथ। और ये था कि उनके मरने के 160 years के बाद लोगों को इसके बारे में पता चला कि उन्होंने क्रॉस सेक्शनल डायग्राम्स बनाए हुए हैं ह्यूमन एनाटॉमी के, ठीक है। दीज ड्राइंग्स वेयर मेड विद एक्सट्रीम प्रेसिशन, और उन्होंने ये जो डायग्राम्स थे वो इतने प्रिसिशंस के साथ बनाए थे, इतने परफेक्शन के साथ बनाए थे, एक्सट्रीमली परफेक्ट थे वो सारे के सारे डायग्राम्स। एंड ही मेड अ टोटल 500 डायग्राम्स इन 60 नोटबुक्स। तो उनकी 60 नोटबुक थे जिसमें 500 से ज़्यादा डायग्राम्स बने हुए थे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था लोगों के लिए, ठीक है। उनके मरने के 160 ईयर्स के बाद लोगों ने रिकवर किया, जाना समझा, बट वो बहुत बड़े जीनियस थे और उन्होंने ड्राइंग्स दी। 16th सेंचुरी में क्या हुआ, द ग्रेटेस्ट एनाटॉमिस्ट ऑफ ऑल द टाइम वॉज, 16th सेंचुरी के सबसे ग्रेटेस्ट एनाटॉमिस्ट कौन थे, एंड्रयू वेसेलस। तो इन्होंने क्या किया, ही वॉज कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। हम इन्हें कहते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी, सिर्फ एनाटॉमी नहीं है, मॉडर्न भी आ रहा है यहाँ पे। तो ही वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। He discredited all the previous theory and believed that anatomy can be taught only through dissection. तो उन्होंने जो भी पुरानी थ्योरी थी सबको साइड में रखा और बोला कि ह्यूमन एनाटॉमी हम सिर्फ और सिर्फ तभी जान सकते हैं जब हम डाइसेक्ट करेंगे, जब बॉडी को डाइसेक्शन करोगे आप बॉडी की, तभी आप एनाटॉमी समझ पाओगे, ठीक है। ही रोट अ बुक, उसका नाम क्या था, द ह्यूमी कॉर्पोरस फैब्रिका, ये उनकी बुक का नाम था, उन्होंने ये बुक लिखी थी। और इस बुक में सारे के सारे डिटेल्स थे ह्यूमन एनाटॉमी के, ठीक है, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए डिटेल्स दिए हुए थे। तो ये थी आपकी मिडीवियल हिस्ट्री, ठीक है। अभी दो चीज़ें, दो माइलस्टोन्स और बाकी हैं। फिर आती है 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी में कौन थे, विलियम हार्वी। ही वॉज द फेमस इंग्लिश एनाटॉमिस्ट who described the circulation of blood। इन्होंने ब्लड सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था, ठीक है, इन्होंने ही ब्लड सर्कुलेशन डिस्क्राइब किया था थ्रू ह्यूमन बॉडी की, कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। बट एट दैट टाइम ही वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब द नीड ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, बट ही वॉज नॉट एबल टू डिस्क्राइब, क्योंकि उनको नहीं पता था कि ब्लड क्यों ज़रूरी है, सर्कुलेट होता है और किस तरीके से सर्कुलेट होता है। ही वॉज एबल टू डिफाइन दैट, बट ब्लड सर्कुलेशन क्यों ज़रूरी है या ब्लड क्यों ज़रूरी है सर्कुलेट होने के लिए, ये उस टाइम उन्हें नहीं पता था, क्योंकि तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर नहीं हुआ था, तब तक ऑक्सीजन हमारे डिस्कवर नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्हें वो ये नहीं बता पाए कि ब्लड ज़रूरी क्यों है, बट ब्लड का सर्कुलेशन उन्होंने बताया। फिर 18th और 19th सेंचुरी आई। 18th और 19th सेंचुरी में क्या हुआ, ये जो दोनों सेंचुरीज है उसमें बहुत मेजर स्टेप्स लिए गए, या फिर बहुत बड़े डेवलपमेंट्स, या जो मेजर डेवलपमेंट्स कह सकते हो वो लिए गए। तो मेजर स्टेप्स वेयर टेकन इन लर्निंग प्रोसीजर ऑफ एनाटॉमी, ये लर्निंग कैसे करनी है, कैसे सीखना है एनाटॉमी। डाइसेक्शन वॉज मेड कंपल्सरी फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। जो डाइसेक्शन था वो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कंपल्सरी कर दिया गया। वर्बर्टन एनाटॉमी एक्ट वॉज पास्ड इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर विच अनक्लेम्ड बॉडीज वेयर मेड अवेलेबल फॉर डाइसेक्शन। और इस एक्ट में क्या कहा गया कि जो अनक्लेम्ड बॉडी है, जिनका कोई मालिक नहीं है या फिर जिनके कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं है, वो सारी की सारी डेड बॉडीज डाइसेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगी, ताकि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं इस फील्ड में, वो सीख सकें एनाटॉमी के बारे में। The use of formalin as a fixative started in this period, and techniques of endoscopy were also discovered. तो एंडोस्कोपी डिस्कवर हो गई थी, फॉर्मेलिन हम यूज़ करने लग गए थे एज अ फिक्सेटिव, या फिर आप इसे कह सकते हो प्रिजर्वेटिव, एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करने लगे थे फॉर्मेलिन। एंड प्रोमिनेंट एनाटॉमिस्ट ऑफ द सेंचुरी इंक्लूडेड क्यूवियर, मैकेल एंड हेनरी ग्रे। तो ये थे कुछ एनाटॉमिस्ट, कुछ फेमस एनाटॉमिस्ट उस समय की 19th एंड 18th सेंचुरी के। तो ये बड़े बड़े चेंजेस, सारे के सारे बड़े चेंजेस 18th और 19th सेंचुरी में ही आए।
अगर हम बात करें मॉडर्न एनाटॉमी की, तो मॉडर्न एनाटॉमी जो अभी का टाइम चल रहा है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है और एनाटॉमी लोग सीखते समझते हैं। द एडवांसमेंट ऑफ रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स बहुत प्रोमिनेंट है, अभी बहुत डेवलप्ड है इन 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी, which helps the researcher to make markable connection between anatomy और physiology। ठीक है, रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, द सक्सेस in easy access to advanced technology such as PET and CAT scanners, magnetic resonance imaging systems, these things help physicians and scientists to have a glimpse of what is inside of the body without performing surgery or even dissection। तो अभी के टाइम में सर्जरी डाइसेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि अंदर बॉडी में क्या चल रहा है, कैसा क्या सिस्टम है, ये देखने के लिए। ठीक है, इतनी एडवांस्ड चीज़ें अभी हमारे पास है मॉडर्न टाइम पे। तो ये सारा कुछ ये कुछ टाइम एरा था। नेक्स्ट क्लास में हम होम्योस्टैसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लेक्चर्स आएंगे इस यूट्यूब चैनल में, तो इसकी मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी। तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टाइम जो कि ह्यूमन एनाटॉमी की हिस्ट्री में इम्पोर्टेंट था, और ये सारे लोग जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया ह्यूमन एनाटॉमी के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें 3 हेड्स में या फिर 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हो। ये सारा टाइम आप 3 टाइम पीरियड में डिवाइड कर सकते हो ह्यूमन एनाटॉमी का: एंशिएंट एनाटॉमी, मिडीवल और अर्ली ह्यूमन एनाटॉमी, और मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी। तो हमने ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का टर्म बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आई गेस अभी तक। तो हमने ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का इंट्रो देख लिया है, ह्यूमन एनाटॉमी की हिस्ट्री पढ़ ली है। अब हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे लाइक होम्योस्टैसिस और अदर anatomy or physiology के chapters. So stay tuned. Have a great day ahead. Thank you for watching this video. Thank you so much for watching this video. If you feel like this lecture is good और आपकी हेल्प हुई तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो, सॉरी ये पीडीएफ चाहिए तो। हैव अ ग्रेट डे, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।